गेहूं काटने के लिए गए थे, वो सीजन लेके वहीं पर पैसा ख़त्म हो गया। वक्त में पैसा नहीं होने पाया तो हमको आप इतना दिन से लॉकडाउन के पालन किए, अब नहीं से करता हुआ हम निकल गए वहाँ से। ये देखिए अच्छे खासे इनके पैरों में जो है हालत, ये देखिए इनके पैरों की। ट्रेन चलाया जा रहा है, अभी जो न्यूज में आ रहा है कि ऑनलाइन टिकट निकल रहा है। हाँ। टिकट का किराया है 2000 से लेकर 3200 रुपये तक। हाँ। हम लोग गरीब आदमी हैं सर, हम लोग वो टिकट कहाँ से लेंगे? पैसे सारे खत्म हो गए हैं आपके। जी। तो आप यहाँ पहुँच गए स्टेशन, तो कितने रुपए लगे लगभग यहाँ टिकट के आपके? तब 3000 करीब लग गए, हमें 3700 लगे। आपके पास पैसे थे टिकट बुक करने के? कैसे रहे? मंगवाए थे जी, गाँव से। गाँव से मंगवाए थे? आपके पास नहीं थे पैसे? नहीं, यहाँ कहाँ पैसे थे, जो कमाया वो खाया। आदमी महीना 15 दिन 2 महीना 1-1.5 महीना खा लेगा, अब कितने दिन खाएगा? तो ये तो है नहीं कि सरकार दे रही है तो 1 रुपया देने वाली नहीं है। तो अभी तक पूरा सामान लेके जा रहे हैं, वापस आएंगे? नहीं, वापस नहीं आएंगे। ये बिटिया तो बहुत छोटी है आपकी। हाँ, मेरी बिटिया छोटी है। दूध बोलता है गाड़ी वाला 800 रुपया दो तो लेके चलूंगा, नहीं तो नहीं। एक जने का। इसको आप ब्रेड खिला रही थी, ये दूध पीती तो क्या करूं, जब नहीं है तो भूखे मरूं, कुछ तो खिलाना पड़ेगा ना। अभी तो इसके दांत भी नहीं आए हैं। तो ऐसा वैसा पानी में भिगो के करती हूँ। और हमको वहाँ पे ले जाएंगे करके ट्रक वाले लेकर जा रहे थे, आधे बीच में हमको छोड़ दिया था। हमें पांगड़ थाना भी है, वहाँ पर खाई ले जानी जो। नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। 24 मार्च की तालाबंदी के ऐलान के बाद से ये उनका तीसरा राष्ट्र के नाम संबोधन होगा टीवी के जरिए। मन की बात को अलग कर दें तो, लेकिन देश अपने से बात कर रहा है। जो मजदूर इस देश को बनाते हैं देश से आकर, वो मजदूर 24 मार्च के बाद से ही अपने भीतर इस मुल्क से बात कर रहे हैं कि इसके लिए इतना पसीना बहाया, खून बहाया, लेकिन लिया कुछ नहीं, लिया बहुत कम। उस देश ने उसे मारा सड़कों पर छोड़ दिया, जहां वो कभी ट्रकों से कुचला जा रहा है, कभी ट्रेन से कुचला जा रहा है, कभी कर्ज लेकर ट्रक और टैंकर पर सवार इस तपती धूप में जाने के लिए मजबूर है। उस देश जाते हुए मजदूर से कौन बात कर रहा है? क्या राष्ट्र के नाम के संबोधन में प्रधानमंत्री आज मजदूरों की बात करेंगे? उन्हें बात करनी चाहिए। 29 मार्च के मन की बात में उन्होंने कहा था कि मेरे गरीब भाई भी सोचते होंगे कि कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया है जो उनकी तकलीफ नहीं समझता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि वो उन्हें तकलीफ पहुंची है, इसके लिए माफी मांगते हैं। 29 मार्च से हम 12 मई तक आ चुके हैं। आप बताइए उस माफी का, उस उदारता का, उस ईमानदारी से स्वीकार की गई अपनी गलती का, किसी के प्रति तकलीफ के प्रति अपनी एहसास का जो उद्बोधन था, जो उन्होंने कहा था, उसका नतीजा क्या निकला? महीनों हफ्तों मजदूर सड़कों पर चलते रहे, मगर सरकारें उनके लिए पानी और खाने का इंतजाम ना कर सकी। अभी कांवड़िया का आयोजन होता, अभी कोई धार्मिक त्योहार होता, तो सारा देश, समाज और सरकारें मेला जैसा आयोजन कर देती और किसी को पानी से लेकर फल की तकलीफ नहीं होती। लेकिन मजदूरों को सबने उनके हाल पर छोड़ दिया। तो क्या 29 मार्च की तरफ प्रधानमंत्री रात 8 बजे जब संबोधित करेंगे देश को राष्ट्र के नाम में, तो क्या सिर्फ माफी मांगने की खाना पूर्ति करेंगे, या उनके संबोधन के बाद वाकई में कल 13 मई से हालात बदल जाएंगे पैदल चलते हुए मजदूरों के? हमारे सहयोगी आज भी हैं जिन्होंने दुर्घटनाओं को देखा, किराए के लिए कर्ज लेते मजदूरों को देखा। सोहित से हम जानना चाहेंगे, सोहित, मजदूरों ने प्रधानमंत्री से भी कोई बात की है आपसे? बिल्कुल रविश जी, देखिए जो परेशानी है वो बरकरार है आज, क्योंकि प्रधानमंत्री बात करने वाले हैं। आमतौर पर मैं आपके शो में बहुत बात करता हूं, लेकिन आज प्रधानमंत्री बात करने वाले, इसलिए आज हम बात नहीं करेंगे। हम लोगों को बताएंगे कि मजदूर प्रधानमंत्री से क्या कह रहे हैं। सुनिए, आज दिन भर हमने जब मजदूरों से बात की है, उन्होंने प्रधानमंत्री को क्या कहा। यादव जी, आप क्या चाहेंगे प्रधानमंत्री से? जो 3 अगर मांग कर सकते हैं, आप क्या बोलेंगे? देखिए साहब, हम ये तो यही कहेंगे प्रधानमंत्री को कि कम से कम अपने पुलिस वालों को ये बोलें
कि जो सही आदमी है जा रहा है उसको डंडा न मारे, अगर नहीं खिला रहा है तो उसको डंडा न मारे। बीएमसी वालों को भी उनको आदेश दे दिए हैं कि सादा ड्रेस पहन करके आ रहे हैं, डंडा लेके पुलिस वाले बल भर पीट रहे हैं। अरे ये क्या फर्ज है पीटने का? नहीं खिला रहे हो तो मार क्यों रहे हो? कब तक घर? अभी आपको मैं बोल दूं कि आप 2 महीने इसी घर में बैठे रहो तो आप बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते हो। बाहर तो निकलोगे ना, बाहर निकलोगे तो आपको पुलिस नहीं मारेगी। और हम लोग को साहब दौड़ा दौड़ा मार रही है। भाजी बेच रहे हैं, उनको भी जब चाहें बेचवाएंगे, जब चाहें पहुँचे फटाफट मारने चालू करेंगे। अरे क्या बात है। संविधान हमें जीने का अधिकार देता है और इसी जीने के अधिकार के द्वारा हमें मिला हुआ है गरिमा का अधिकार, बेसिक सम्मान का अधिकार, जो ये मजदूर कह रहे हैं। प्रधानमंत्री और तमाम राज्य सरकारों को ये उनकी ये बात समझनी चाहिए कि वो भूखे हैं और वो किसी मजबूर हालात में तपती धूप में चलने के लिए मजबूर हैं और पुलिस के लोग लाठी मार दे रहे हैं। पुलिस ने अच्छा काम किया है, मगर ऐसी तस्वीरें विचलित करती हैं कि गलियों से पुलिस गुजर रही है और सब्जी वाले का ठेला पलट दे रही है। सत्ता का ये अहंकार अच्छा नहीं है। उन मजदूरों को और अपमानित मत कीजिए जो खाली पेट चल रहे हैं। सोहित, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आप कई दिनों से मजदूरों का हाल ले रहे हैं। क्या अब ऐसा होने लगा है कि आप रास्ते में चल रहे हैं और लग रहा है कि ये कहानी आपने पहले सुनी है, इस आदमी से तो हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन इसका अभी तक किसी ने कोई बंदोबस्त नहीं किया? बिल्कुल रवि जी, देखिए 7 तारीख की देश की बात की अगर हम बात करें, 7 तारीख को देश की बात में हमने रामदास को दिखाया था। रामदास वो व्यक्ति है जिसके सर से खून बह रहा था। रात के समय जब वो चल रहा था तब उसे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, उसके सर से खून बह रहा था। हमने उस दिन खबर दिखाई थी, स्थानीय लोगों ने मदद की थी, दवाई दिया था। हम सोचे थे कि चलिए अब क्योंकि इसके ऊपर काम जारी है तो कुछ हो जाएगा। 5 दिन बाद रवि जी, 5 दिन बाद आज जब हम नासिक रोड पर जा रहे थे कसारा घाट के यहाँ पर, वही रामदास को हमने देखा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। हमने उसके पास गए, हम उससे बात किए। दर्शकों को भी पहले बता देते कि जब हमने रामदास से बात की, जिसे 5 दिन पहले मिले थे, 5 दिन बाद 35 किलोमीटर वो चल के आया था, थका हुआ था। देखिए रामदास से जब हमने बात की तो उसने क्या कहा। क्या हो गया आपके? मार लग गई है। कैसे? ऐसा टकरा गया, गाड़ी से टकरा गई। कभी लगी है? रात की है। कल रात में दवाई या कुछ नहीं हुआ? दवाई करने वाला थे लेकिन नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। रामदास जी, आपको पिछली बार मिला, आपको सर पे लगा था, उसके बाद दवाई ववाई किया था किसी ने? 2 गोली दिया था। गोली, हाँ, वो पट्टी बांधा था, क्या हो गया? तो छूट गया। कैसे? वो रात में नींद में खुल गया था, वो मतलब ढीला होके गिर गया। हाँ, मैंने और थोड़ा सा ढीला करके दिया था, वो थोड़ा खाने का दम कर नहीं था। हाँ। मैंने फेंक दिया निकाल के इसको। तो सवाल यही है, रामदास की कहानी आपने देखी। जब प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो क्या माफी मांगने की खानापूर्ति करेंगे? जिसकी वाहवाही अंग्रेजी के कॉलमनिस्ट अपने अपने कॉलमों में करना शुरू कर देंगे कि क्या भाषण है, या फिर उनकी बातों से सरकारों को सख्त संदेश जाएगा कि वाकई में अब इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। 49 दिनों की तालाबंदी के बाद भी मजदूरों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खबरें जो मुख्यमंत्री के साथ हुई हैं, उसमें से भी जो खबरें आ रही हैं उसमें मजदूरों को लेकर खानापूर्ति टाइप ही चर्चा है, कोई सख्त निर्देश या सड़कों पर हलचल नहीं है। सोहित, हम जाते जाते आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जिस जावेद के परिवार से आपने मुलाकात की, दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, अब पता चल रहा है कि उनकी मां की तबीयत खराब हो गई है। हम पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन मित्रों के नेटवर्क से ऐसा पता चल रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि उनका परिवार जो आपने देखा था सोमवार को, इस वक्त किस हालत में है? क्या सरकार ने उसकी कोई मदद की पहुंचाने की? देखिए रवि जी, जो जिनकी मृत्यु हो गई थी उनको, उनकी पत्नी को और उनके बच्चों को जो है उनके घर में पास में भिवंडी में भेज दिया गया। उनके साथ में जो मजदूर थे, जो आसपास रहते थे, उन्हें भी चोट आई है। इस बच्चे को देखिए, ये साथ में थे। पीछे उन पुरुष बुजुर्ग व्यक्ति को देखिए, ये साथ में थे। कल इन्हें एक बार जो है इनका इलाज करवा दिया। ऐसे 15 लोग यहाँ पर बैठे हुए आपको नजर आएंगे। कल इलाज करवा दिया, अस्पताल में रात भर नहीं रखा, ये कहते हुए कि आप चलिए, आपको सुबह हम बस से आगे भेज देंगे। ये रात को आए, फुटपाथ पर ये बच्चा इसी तरह से सोया था। उम्मीद थी आज सुबह इनको बस से छोड़े जाएंगे। बेटा, आज आप लोगों को बस से छोड़ने की बात कही गई थी, क्या हुआ आज? नहीं छोड़े, कहते नहीं छोड़े। नहीं छोड़े? क्या कहा गया दादाजी? आप लोग सुबह से रुके हैं बस के लिए, क्या कहा गया आप लोगों को?
बस के लिए कहे थे तो बस आया नहीं, जो है दूसरे आदमी जब हुआ हम लोग रह गए। तो लाइन ज्यादा थी, धक्का मुक्की भी हुई थी? हाँ लाइन ज्यादा थी, धक्का मुक्का पीछा कर दिया हमको। तो रवि जी सोचिए, कल ये जब गए थे, इन्होंने मौत को इतने करीब से देखा, हाथ टूटा हुआ है, सर पर लगा हुआ है, ये कहा गया कि आज आपके लिए हम सुविधा दे देंगे। सुबह से रुके हुए, रात को फुटपाथ पर यहाँ पर सोए हुए हैं। सुबह कहा गया था कि बस दिया जाएगा, हमें भी कल कहा गया था कि बस के लिए कुछ हम करेंगे। स्थानीय नेता मदद कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद प्रशासन की ओर से कुछ नहीं किया गया। अभी ये लोग 15 लोग रुके हुए हैं। कल इनके ही एक साथी की मौत हो गई है। ये बच्चे ने इतने कम उम्र में इतना सब कुछ देख लिया, उसके बावजूद उनके लिए कुछ नहीं किया गया। सोहित अपनी रिपोर्ट में सरकार की संवेदनशीलता की तमाम दावों की परतों को उधेड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार का यह दायित्व बनता था कि जावेद के परिवार को सकुशल पहुंचाया जाए गांव जहां वो परिवार जाना चाहता है, तो पत्नी और बच्चों को कहीं और पहुंचा दिया गया है, रिश्तेदारों को कहीं और जाने के हाल पर छोड़ दिया गया है। यही नहीं, यहां पर नितिन गडकरी की भी भूमिका आती है, जो परिवहन मंत्री हैं। तमाम हाईवे पर आप देखेंगे तो टोल आप देते हैं, करोड़ों रुपया जनता टोल के पैसे के रूप में देती है, और हाईवे पर एम्बुलेंस की व्यवस्था है। तो वो एम्बुलेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं इन मजदूरों को ठिकानों तक, घायल मजदूरों को पहुंचाने के लिए किया जा सकता है? अनुराग द्वारी से मेरा यही सवाल है, मध्य प्रदेश में आप क्या देख रहे हैं? 11 मई को देश के गृह सचिव ने मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है कि जो मजदूर सड़कों और रेल की पटरी पर चलते हुए देखे जा रहे हैं, उन्हें सुरक्षित ठिकाने पर ले जाएं, खिलाएं, पिलाएं और समझाएं, ठहराएं, और उनके जाने के लिए बस और रेल का इंतजाम करें, जो सरकार कर रही है। अनुराग, क्या ऐसा होता हुआ आपको कहीं नजर आ रहा है? रवीश जी, आपने जो सवाल पूछा उसके लिए मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूं, और ये खुशखबरी ज्यादा खुश करने वाली क्यों नहीं है उसके बाद बताऊंगा, क्योंकि सरकार की गुजारिश है कि इस खबर को बताएं कि 375 अतिरिक्त बसों की आज से उन्होंने व्यवस्था कर दी है। कई सीमावर्ती जिलों में ट्रांजिट पॉइंट बनाए गए हैं, जहां से स्थानीय प्रशासन के सहयोग से जो दूसरे राज्यों से श्रमिक आ रहे हैं उनको उनके जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पहुंचाई जाएंगी, और वहां पर जो बसें हैं उनके लिए अग्रिम भुगतान 70% अग्रिम भुगतान की व्यवस्था भी कलेक्टर करे, ऐसा भी उनको कहा गया है। और जो मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की सीमा है, जहां से कई कहानियां आई हैं, सेंधवा, वहां से देवास, गुना शिवपुरी होते हुए झांसी उत्तर प्रदेश की सीमा, गुना शिवपुरी ग्वालियर भिंड होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा, देवास और गुना में ट्रांजिट पॉइंट बनाया जाएगा। दौलतपुर, सागरपुर, छतरपुर, महोबा उत्तर प्रदेश तक श्रमिकों को ले जाए, वहां पर भोजन, छाया, चाय, पानी, फर्स्ट एड, ये तमाम तरह के इंतजाम करें। ये खुशखबरी है सरकार की तरफ से आज, लेकिन बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आदेश आज से ही आया था। और जब हम विदिशा बाईपास रोड पर गए हैं, वहां से रेला चला आ रहा है, ऑटो से महाराष्ट्र के लोग आ रहे हैं जो मुंबई में ऑटो चलाते थे, अपने ऑटो लेकर घर जा रहे हैं। टैक्सी जो चलाते थे अपनी टैक्सी लेकर घर जा रहे हैं। जिनके पास पैसे नहीं है, जो ट्रक में 800 रुपए, 1000 या 3000 रुपए देकर नहीं लद सकते, वो पैदल जा रहे हैं। इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पैर फट गए हैं। मैं एक छोटी सी बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जब एक माँ से हमने बात की, उनके पति भिवंडी में पावर लूम में काम करते थे, उनका एक 6 साल का बच्चा है, एक 7 महीने की उनकी बिटिया का नाम परिधि है। परिधि दूध के लिए तड़प रही थी, 6 महीने की बच्ची है, उसके दांत नहीं आए हैं। वो उसकी माँ उसको जब ब्रेड खिला रही थी तो मैंने पूछा ब्रेड क्यों खिला रही है, इसको दांत तो है नहीं। उन्होंने कहा मैं करूं क्या, हमारे पास जो पैसे थे हम उनको दे सकते थे, लेकिन आसपास हमने नजर दौड़ाई, दूध नहीं मिला। इस बात को हमने पहले भी बताया था, जब ट्रेन से श्रमिकों को लाया गया था, उसमें भी छोटे छोटे बच्चे थे जो दूधमुहे बच्चे थे, वो दूध पीते हैं, रोटी नहीं खा सकते, दूध का इंतजाम नहीं है। क्या उस चेक पॉइंट पर एक सांची जो यहाँ पर दुग्ध संघ है, उसका एक पार्लर नहीं बनाया जा सकता कि उनको दूध मिल जाए? जिसमें कितना खर्च आएगा, इसमें कितनी बड़ी व्यवस्था की जरूरत है। बार बार जब हम कलेक्टरों को, क्या वो खबरें देख नहीं रहे? जिस डीपीआर के जरिए वो हम तक ये खुशखबरियां पहुंचवाना चाह रहे हैं, क्या हमारी खबरें उन तक नहीं पहुंचाई जा सकती कि भाई इन पॉइंट्स को तो हर दिन रिपोर्टर ग्राउंड पे जाके रेखांकित कर रहा है कि यहाँ पर ये जरूरत की जा सकती है। दूध की जरूरत कितनी बड़ी जरूरत है जो सरकार पूरी नहीं कर सकती। बसों की बात ये कह रहे हैं, पहले भी कह चुके हैं, लेकिन इन बसों से कितने श्रमिकों को ले जाएंगे? आज मध्य प्रदेश सरकार का आज की तारीख में दावा है कि 2.25 लाख लोगों को पहुंचा चुके हैं। ये कौन से 2.25 लाख है जो अपने घर पहुंच गए हैं? और अनुराग, जिस तरह से आपने कहा कि ये सारे अफसर, सारे नेता और मंत्री अगर 10वीं पास भी हैं, होते ही हैं, उसके बगैर तो हो नहीं सकते। मंत्री आप बगैर 10वीं पास के हो सकते हैं। सब अपने अपने क्लास में जब गणित में वृत्त की परिधि निकालते हैं,
धरती की परिधि भी निकाल कर पास होते हैं और यहां परिधि के लिए दूध नहीं है। तो आप देख लीजिए कि इतने दिनों के बाद, और आप जान लीजिए कि आपकी मेहनत, आपकी, सोहित की, रविश रंजन या सौरभ की या कमाल की या मनीष की मेहनत बेकार नहीं जाने वाली है। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधित कर रहे हैं और अगर उन्हें सचमुच देश से बात करनी है, मजदूरों से बात करनी है, तो आपकी रिपोर्टिंग की तकलीफें भी उनकी बातों में नजर आनी चाहिए, वरना लोग ये नोट करेंगे कि तीसरी बार भी उन्होंने इन चीजों को नोटिस नहीं किया। और इस बार लोग ज्यादा नोटिस करेंगे कि क्या ये बातें सिर्फ भावुकता पैदा करने के लिए की जा रही हैं, या सिर्फ व्यक्तिगत आभा मंडल तैयार करने के लिए की जा रही हैं, या इन बातों से वाकई जमीन पर मजदूरों को कोई फायदा होता हुआ नजर आएगा। ये अभी तक जो रिपोर्ट आप लोगों से मिल रही है, इक्का दुक्का अधिकारियों की मदद की रिपोर्ट अगर छोड़ दें, नेक दिल वाले लोगों की मदद छोड़ दें जो खिला रहे हैं राजस्थान से लेकर तमाम जगहों में अपनी मेहनत की कमाई से, तो सरकार की व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। उस हाईवे पर जिसे देखकर, जिसके बारे में कितना गुणगान किया गया कि यह देश कोई विकसित देशों की श्रेणी में आ रहा है हाईवे की बदौलत, और हम वहां पर इस तरह से चरमरा गए। कमाल, हम आपके साथ मैं यही जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश से जो दुर्घटना की खबरें आई हैं उनको लेकर क्या कारण आपको नजर आ रहा है? क्या इस वजह से भी कि गाड़ी के पास जो है, प्राइवेट कारों के पास बहुत कम समय के लिए दिए जा रहे हैं, तो गाड़ियां रफ्तार में, ड्राइवर कम सोया हुआ है, ये कारण है? या अलग अलग जगहों पर जो कहानियां आ रही हैं उससे आपको क्या पैटर्न दिख रहा है? कमाल, देखिए, पिछले 12 दिनों में यूपी में 24 लोग सड़क हादसों में मारे गए हैं जो प्रवासी मजदूर थे, और कम से कम 50 लोग घायल हैं। आज भी एक दुर्घटना हुई है जिसमें थाने से 5 लोग ऑटो में और 2 लोग बाइक पे सवार होकर के 1500 किलोमीटर का सफर तय करके जौनपुर जा रहे थे। 1350 किलोमीटर का सफर जब तय कर चुके, 150 किलोमीटर बचा, तो वहां एक टैंकर ने कुचल दिया। उसमें एक माँ 30 साल की और उसकी 6 साल की बच्ची मर गई। देखिए, इसके लिए तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जो इन मजदूरों को रोटी नहीं दे पाए। अगर फोर्ब्स मैगजीन की रिपोर्ट देखें तो बॉम्बे में जो इस देश के 100 सबसे बड़े रईस लोग रहते हैं, उनकी नेट वर्थ जो है वो 33 लाख करोड़ है। ये 33 लाख करोड़ के मालिक, जिन लोगों ने उनकी 100 मंजिलें की बिल्डिंगें बनाई हैं, उन मजदूरों को रोटी नहीं दे पाए, इसलिए वहां से वो चले। वो काफी दिन उन्होंने इंतजार किया, लेकिन जो तीसरा लॉकडाउन है इसकी वजह से उनके सब्र का पैमाना जो है वो छलक गया है। उनको लगता है कि अब पता नहीं कितना दिन लगेगा, वहां खाने का इंतजाम नहीं है। अगर आप ट्रेन देखिए, जैसे यूपी सरकार ने ट्रेनें चलाई हैं, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले 5-6 लाख मजदूर भी शुरू में बुलाए थे, फिर कोटा से स्टूडेंट्स भी बुलाए। आज भी सरकार ने बताया है कि 233 ट्रेनों में 2,88,000 लोग अब तक आ गए हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश के 20 लाख मजदूर दूसरी जगह काम करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से अगर एक ट्रेन में औसतन 1200 मजदूर आते हैं, तो उतने मजदूरों को लाने के लिए 1666 ट्रेनें चलानी पड़ेंगी। 1666 ट्रेनें कितने दिन में चलेंगी? जो सिस्टम है वहां पे ट्रेनों से लाने का, उसमें मजदूरों को बहुत दुश्वारी हो रही है। एक हफ्ता लग रहा है। जब वो परेशान हो जाते हैं, तो कल कुछ लोग हमें एक्सप्रेसवे पे मिले थे जो बॉम्बे से ठेले पे आ रहे थे। एक आदमी ठेले पे बैठता है, दूसरा उसको ठेलता है। जब 10-20 किलोमीटर वो ठेल लेता है तो जो बैठा है वो उतरता है और फिर उसको बिठा देता है और उसको ठेलना शुरू कर देता है। वो कह रहे हैं हम मालदा जा रहे हैं। लखनऊ में वो हमसे सिफारिश कर रहे थे कि आप किसी ट्रक में हमारा ठेला चढ़ा दीजिए, अगर वो हमें पटना तक पहुंचा देगा तो उसके बाद हम ठेले से चले जाएंगे। तो ये जो ट्रेनों की तादाद नाकाफी है, उसकी वजह से ये हो रहा है। दूसरी एक चीज और है कि सड़कों पे उतना ट्रैफिक नहीं है। तो इतने दिनों में लोगों की आदत है बेलगाम गाड़ियां चलाने की, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। जी कमाल, मेरा सवाल यह है कि 24 मजदूर मरे हैं, 50 के करीब घायल हैं। क्या इन लोगों को भी कोई मुआवजा दिया गया? जिस तरह से औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर 16 मजदूर मरे थे, मैं समझ सकता हूं कि वो खबर इतनी बड़ी थी कि नेताओं को भी डर लगा होगा कि जनता कहीं ज्यादा ऐतराज कर ना बैठे, तो इसलिए मुआवजों का ऐलान हो गया।
लेकिन क्या इन 24 मजदूरों के मरने पर कोई खोज खबर है आपकी जानकारी में? नहीं, हमें नहीं लगता कि सारे मजदूरों को मुआवजा मिला है। कुछ को मुआवजा मिलने की खबरें आई थी। कुछ मजदूर थे, उनके बारे में एक खबर आई थी, पीटीआई ने रिपोर्ट किया था कि वो तेलंगाना से आ रहे हैं और महाराजगंज जा रहे हैं, वहां वो लड़ गए थे, मर गए थे। उसके लिए हमने देखा था, एक गवर्नमेंट का प्रेस नोट आया था कि मुख्यमंत्री ने 2-2 लाख रुपए उनको दिए। लेकिन सारे मजदूरों के बारे में ऐसी खबर नहीं है। ऐसा लगता नहीं कि सबको मुआवजा मिला है। हो सकता है कि कुछ को मिला हो तो हम उसको फॉलो ना कर पाए हों। जी कमाल, यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे और उसमें इस देश से बात करेंगे जिस देश से हम बात कर रहे हैं, और हर दिन मजदूरों की इन पीड़ा को हम एक दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, तो देखना होगा कि उसका जिक्र है कि नहीं। मारे गए मजदूरों के बारे में, घायल मजदूरों के बारे में मुआवजे का ऐलान होता है या नहीं होता है। सोहित, हम ये जानना चाहते हैं, क्या आपको महाराष्ट्र से ऐसी कोई खबरें मिल रही हैं कि इसमें मजदूरों को जो घायल हुए हैं उनको कोई मुआवजा दिया जाए, या फिर आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार बॉर्डर तक बस दे रही है? ये बॉर्डर तक बस देने की सुविधा क्या है? इससे कोई सुविधा हो भी रही है? बिल्कुल, देखिए बॉर्डर तक इन्हें जाकर छोड़ दिया जा रहा है। उसके आगे की कोई बातचीत नहीं हुई है दूसरे राज्य के साथ कि उसके आगे क्या करना है। तो बॉर्डर पर बहुत लोग जा रहे हैं। अब ये लोग जो हैं इन्हें भी बॉर्डर तक ही छोड़ा जाएगा। रवि जी सोचिए, इस बच्चे के सर पर चोट लगी हुई है, कल एक्सीडेंट हो गया, और अब सरकार की ओर से तो ये कहा गया था कि आपको आज सुबह 10 बजे के करीब आपको हम एसटी बस से छोड़ देंगे। पुलिस वालों ने भी कहा था हम कर देंगे। ये लोग रुके थे इधर यहाँ लाइन पर भी, वो भी नहीं हुआ। अब अगर इनको यहाँ से मध्य प्रदेश बॉर्डर पर भी छोड़ते हैं, मैं इनसे अभी जब आप दूसरे लोगों से बात करें, हमने पूछा कि आपके पास पैसा है, इन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा क्या आप में से किसी के पास खाता नंबर है जिसके लिए हम अगर ट्विटर या कहीं पर कहकर लोगों से कह सकते हैं कि पैसा भेजा जाए? उन्होंने कहा नहीं। तो अगर इन्हें मध्य प्रदेश बॉर्डर पर छोड़ दिया जाता है, उसके बाद ये लोगों को अगर कहीं जाना भी होगा या कुछ खाना भी होगा, अगर पैसा नहीं है या कोई भेज भी नहीं सकता, तो ये लोग करेंगे क्या? आगे की सरकारों से तो महाराष्ट्र सरकार ने बात नहीं किया हुआ है। आगे के प्रशासन दूसरे राज्यों में जाकर ये लोग क्या करेंगे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो लोग इसी तरह से यहाँ से बॉर्डर तक छोड़ा जा रहा है। बॉर्डर के आगे क्या होगा वो हमें नहीं पता। हम केवल महाराष्ट्र से आपको यहाँ पर निकालने का काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। सारी लड़ाई भाषणों में जीती जा रही है, भाषणों का महिमा मंडन करने की तैयारी की जा रही है। हमारा फोकस यह है कि आपकी बातें चाहे जितनी भी अच्छी हो, जमीन पर मजदूरों को कितनी राहत दे रही हैं। ये ठीक बात है कि रेलगाड़ी से 6.5 लाख से अधिक मजदूरों को पहुंचाया गया, लेकिन इसमें क्या देरी नहीं हुई? और फिर भी लाखों लोग, क्या सिर्फ 6 ही लाख मजदूर हैं जो जाना चाहते हैं? लाखों लोग, ये पूरा देश करोड़ों मजदूरों से भरा पड़ा है। 80% असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं जिनकी मजदूरी से ये देश बना है, मगर उन्हें देश जाने के लिए उनके हाल पर उन्हें मरता छोड़ दिया गया है। क्वारंटीन सेंटर की मीडिया ने बहुत कम रिपोर्टिंग की, तरह तरह की बंदिशें लगा दी गई, लेकिन भीतर से जो आवाजें आ रही हैं उसे आप सुनिए तो पता चलेगा कि तैयारियों के नाम पर आप जनता के साथ किस तरह का मजाक उड़ाया गया है। मनीष ने ये जो वीडियो पटना बिहार से भेजा है, सुनिए ये व्यक्ति प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहता है। गाड़ी तो कम से कम चलवा देना चाहिए कि बंदे फंसा हुआ है तो नहीं वहां से आने। यहाँ तो है कि बाहर में तो पुलिस सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या इतना आदेश दे दिया पुलिस के मोदी जी कि हर सुनने पर दूर से डंडा मारो? किसी भी सरकार को कौन बनाया है? जनता ने बनाया है। तो ये नहीं होता कि कोई आफत आए तो जनता का मार दो। तब कहाँ का पानी पिया? तब का स्किन नहर की पानी पीने पड़ा था हम लोग को। कोई ध्यान था सरकार को? डायरेक्ट लॉकडाउन हो गया, बस बैठ गया अपना अपना जनता, अपना अपना सरकार कुर्सी लेके। कुर्सी से उठकर देखो बाहर तक क्या होता है। बड़े बड़े लोग के पास तो पैसे हैं, तब तो पैसे लगा कर खा लेते हैं। जब हम लोग इतने लोग फंसे होंगे थे तो इन लोग के पास, हम लोग के पास पैसे नहीं रहते, कुछ तो कहाँ से भूखे मरते ना कि सरकार लोग हम लोग को देखता।
बोलो। बिहार जाना है। और हमारे साथ रवीश रंजन आगरा से जुड़ रहे हैं। आगरा 11 अप्रैल की दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था आगरा कोई मॉडल है। तब सिर्फ 92 केस आए थे, आज वहां पर 765 केस आए। क्या आगरा अति आत्मविश्वास का शिकार हो गया? क्या वहां की अधिकारियों की व्यवस्था ने ऐसी क्या चूक की जिसकी वजह से नियंत्रित होता हुआ आगरा अनियंत्रित सा नजर आ रहा है? रवीश हमारे साथ हैं। नसीम हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने सुबह बताया रवीश कि किसी व्यक्ति का कोविड-19 से निधन हुआ, उनके लिए कब्रिस्तान में कब्र की खुदाई की गई, मगर शमशान में ले आकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पर इन सब खबरों के बीच मैं ये जानना चाहता हूं कि आगरा पहुंचकर आप किस तरह की नाकामियां देख रहे हैं जिसे कभी 1 महीना पहले, ठीक आज से 1 महीना पहले, कामयाबी के मॉडल के रूप में यूपी बता रहा था। जी देखिए रवीश जी, आज जो मुझे यहाँ के लोगों ने बताया सबसे पहले, तो उनका ये कहना था कि आज की तारीख में आगरा में अगर जो है वो कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ रही है तो वो हॉस्पिटल की वजह से बढ़ रही है, यानी वो हॉस्पिटल को एक कारण मान रहे हैं। कई सारे हमारी जो है वो पत्रकारों से बात हुई। पत्रकारों का ये कहना है कि शुरुआत में जब आगरा में संक्रमण फैलना शुरू हुआ तो कई सारे जो है मरीज़ को लेकर आए हॉस्पिटल में, उनका इलाज चला। 2 दिन के बाद में पता चला कि उनका टेस्ट होना है, लेकिन टेस्ट के रिजल्ट जो है वो 2-3 दिन के बाद में उनके आए। तब तक उन मरीजों को उनके घर भेज दिया गया और 3 दिन के बाद में उनको ये बताया गया कि आपका पॉजिटिव आया है तो आप जो है तुरंत क्वारंटाइन हो जाइए। तो इस तरीके की कई सारी नाकामियां, इस तरीके की कई सारी खामियां रहीं शुरुआत से ही। यही वजह है कि आज आगरा में मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। हमें ये भी पता चला कि आगरा हॉस्पिटल और जिला प्रशासन के बीच में सामंजस्य की कमी थी। यही वजह थी कि जिला प्रशासन कुछ कह रहा था, स्वास्थ्य विभाग जो है वो कुछ कर रहा था। अब कल जो है वो आगरा के सीएमओ को हटा दिया गया है, नए सीएमओ को लाया गया है। कल एक विशेष विमान से 5 अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और उसके बाद में लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है और सख्ती अभी आगरा में बढ़ा दी गई है। मैं इस वक्त जहां पर हूं वजीरपुरा एक जगह है, तो ये हॉट स्पॉट जगह है और यहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार सख्ती बढ़ाई गई है। पुलिस की मौजूदगी अब दिखने लगी है क्योंकि लगातार बैठक चल रही है। आला जो अधिकारी हैं उनको जो है वो भेजा गया है यहाँ पर। और आज हमने देखा कि कई सारे विधायक, सांसद, सबको यहाँ पर बुलाया गया था। एक हमारी मेयर से बात हुई। जी जी जी, आप मेयर से बातचीत भी बताइए। मेरा सवाल है कि वहां दैनिक जागरण के पत्रकार पंकज कुलश्रेष्ठ का कोविड-19 से निधन हुआ और कितने पत्रकार वहां पर संक्रमित हैं, उनकी क्या स्थिति है? आप आगे की बातचीत के साथ इसका भी जवाब दें। जी देखिए, पंकज कुलश्रेष्ठ के साथ में 20 पत्रकार जो है वो संक्रमित हुए हैं और इनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। पंकज कुलश्रेष्ठ की मौत के बाद में जब फटकार काफ़ी ज़्यादा लगी तब अब पत्रकारों के इलाज में काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है और उनका इलाज ठीक ठाक तरीके से चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले जो है वो आगरा की स्थिति के बारे में आगरा के मेयर ने एक पत्र के जरिए जानकारी देने की कोशिश की कि किस तरीके से उन्होंने चिट्ठी लिखी और बहुत ही मार्मिक चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा कि अगर आगरा को सही तरीके से संभाला नहीं गया तो आगरा देश का वुहान बन सकता है। और ये उस मेयर के जरिए चिट्ठी लिखी गई थी जो खुद बीजेपी के ही मेयर हैं। तो हालांकि अब उसके बाद में सूत्रों का कहना है कि उस चिट्ठी लिखने के बाद में मेयर साहब को झाड़ पड़ी है, तो अब उनका तेवर जो है वो खासा जो है वो नरम हो गया है। आज भी हमारी उनसे बात हुई थी तो वो बार बार जो है वो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे थे कि उनकी चिट्ठी के बाद में कम से कम ये ज़रूर हुआ है कि अधिकारियों की आवाजाही यहाँ पर बढ़ गई है, मीटिंगों की संख्या बढ़ गई है, लगातार मीटिंगें हो रही हैं। लेकिन अगर आगरा की तस्वीर की बात करें तो आगरा के जो लोग रहने वाले हैं वो आज की तारीख में रवीश जी बहुत ही खौफजदा हैं। आपको ये देखिए किसी भी सड़क पर आगरा के आपको लोग नहीं दिखाई देंगे क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अगर एक बार संक्रमित हुए तो इलाज उनको अच्छा नहीं मिल पाएगा। जब पत्रकारों को ठीक से इलाज नहीं मिला और उनकी जब मौत हो गई तब आप समझ सकते हैं कि एक आम इंसान को कहां से इलाज अच्छा
दिया जा सकता होगा। तो इसी की वजह से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं। और बहुत आगरा के बारे में जी बहुत बहुत शुक्रिया रवीश। आगरा से हमें लगातार लोगों के संदेश मिल रहे हैं कि आगरा पर फोकस क्यों नहीं है। अहमदाबाद से भी मिलते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी भी है। हम सर्वत्र विराजमान नहीं हैं, लेकिन जहां भी विराजमान हैं वहां से सर्वत्र के कल्याण के लिए ही एक तरह से खबरों का पिटारा आप तक खोल रहे हैं, ताकि जो सरकार दावे कर रही है, अधिकारियों की बैठक जो रवीश बता रहे थे, आवाजाही आवागमन, ये सब तो हो रहा है, जैसा कि राग दरबारी में श्रीलाल शुक्ल कब का लिख के चले गए हैं, ये सब हो रहा है। पर इन सब के होने का नतीजा क्या हो रहा है? देखिए, दो तरह से सरकारों का मूल्यांकन कीजिए इस वक्त कि सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा के मोर्चे पर वो क्या कर रही हैं और मेडिकल सुरक्षा के मोर्चे पर क्या कर रही हैं। 49 दिनों की तालाबंदी अब बहुत वक्त होता है, लंबा वक्त होता है, जिसमें हर जिले को आपकी मेडिकल तैयारी को आप इतना चुस्त दुरुस्त कर दें कि भरोसा होने लगे। क्या आपको अपने जिले में रहते हुए ऐसा भरोसा हो रहा है? ये सवाल का जवाब खुद से पूछ ले। आपको टेस्ट आप खुद ही अपना कर सकते हैं, सैंपल टेस्ट, कि क्या आप आश्वस्त हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिल्ली के पास खोड़ा की बात करेंगे और धारावी की बात करेंगे। साहब आज 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गया। कहाँ जाओगे? जाएंगे बिहार कटिहार। खाने पीने का नहीं मिल रहा, राशन में पानी नहीं मिलेगा, उसके बाद कमरे से लाइट बिल मांगेंगे। जब कंपनी चल नहीं रही है तो क्या करेंगे भाई? लोग चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। चलते रहेंगे। हाँ, कोई गाड़ी मिल जाएगा। बहुत लोग दयालु रहते हैं, बैठा लेंगे नहीं, चलते रहेंगे। अब साइकिल कितना आप चला सकते हैं, मतलब कितना चलाते हैं दिन भर में? मैक्सिमम 100 किलोमीटर चल रहा था। अब आने वाले समय में देखिए, दिन पर दिन तो थकान ही होते जा रहा है। खाने का नहीं है, मकान मालिक का दबाव है, किराए के लिए काम नहीं करेगा, किराया कहाँ से दूंगा? किराया देकर हम लोग चले। रजिस्ट्रेशन भी करवाया था हम लोग। हाँ, लेकिन हम लोग को कुछ सुविधा नहीं मिला। चलते चलते हम लोग चलते रहते हैं, ये गाड़ी मिला है हम लोग। आप लोग सोइएगा मत भाई, क्योंकि ऊपर जो है ना कुछ पकड़े रहिएगा। आज 6 से 7 खोड़ा, बिल्कुल जहां से मैं बोल रहा हूं उसके बगल का इलाका है और 10 लाख की आबादी वो बताई जाती है। गाजियाबाद और नोएडा के बीच का ये इलाका है। यहाँ 10 के आसपास केस मिले हैं और यहाँ पे बिल्कुल एक तरह से जो मेहनतकश लोग हैं, जो दिल्ली और नोएडा और गाजियाबाद के अपार्टमेंट को चलाने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। शरद, हम ये जानना चाहते हैं कि खोड़ा में इस तरह से संक्रमण कैसे फैलता चला गया, 10 की संख्या हो गई वहां पर। देखिए, खोड़ा में हुआ ये कि 24 अप्रैल के आसपास से पहला केस आया और अब तक खोड़ा के अंदर कुल मिला के 14 मामले आए हैं कोरोना के, जिसमें से एक की मौत भी हो गई है। लेकिन होता यह है कि अगर 1, 2, 3 मामले आते हैं तो इलाके को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आज के टाइम में बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन खोड़ा के अंदर ये सब हैरानी जता रहे हैं इस बात पे कि 14 मामले आए हैं, जिनमें 2 रिकवर भी हो गए हैं, 1 की डेथ हो गई, यानी 11 एक्टिव केस हैं। और प्रशासन ने पूरी की पूरी जो 10 लाख की आबादी है, इसको पूरी तरह से सील कर दिया है। और जो लोग दिल्ली और नोएडा काम करने जाते थे, उनको ये कह दिया गया है कि आप या तो दिल्ली में रह लें या नोएडा में रह लें या खोड़ा में रह लें, आपका आना जाना जो है अब आगे जारी नहीं रहेगा। क्योंकि पाया यह गया, प्रशासन का ये कहना है कि जो लोग दिल्ली और नोएडा जाया करते थे या जो अस्पतालों में काम करते थे या जिनका ट्रीटमेंट चला है, वही लोग यहाँ पर संक्रमित हुए या उनके संपर्क में आके लोग संक्रमित हुए और उसकी वजह से फैला। लेकिन फिर भी अभी तक मैंने वो कारण नहीं बताया जिसकी वजह से ये जो 10 लाख की आबादी सील हो गई है। चर्चा ये है कि हो ये रहा है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो बहुत सख्त रवैया अपना रहे हैं प्रशासन पर। अगर संक्रमण फैल रहा है तो प्रशासन जो है अपनी तरफ से
प्रोएक्टिव ना कहें बल्कि एक पैनिक बटन दबाने का काम कर दे रहा है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि ये पूरी की पूरी 10 लाख की आबादी जो है वो केवल कुछ मामले आने के ऊपर ही सील कर दी गई है। ये अच्छी बात है कि एहतियात प्रशासन बरत रहा है, लेकिन हमने दिल्ली में देखा है कि जब बड़े कंटेनमेंट जोन बनाए जाते हैं तो उसमें होता यह है कि निगरानी और नियंत्रण जनता के ऊपर पुलिस का, प्रशासन का वो नहीं रह पाता, और क्योंकि लोग बहुत ज्यादा होते हैं, बाहर से ही सीलिंग होती है तो लोग अंदर घूमते रहते हैं, और घूमे भी क्यों ना, जिन घरों में रह रहे हैं एक एक कमरे में कई कई लोग रह रहे हैं, तो कब तक जो है वो घरों के अंदर बंद रह सकते हैं, अपने कमरों में बंद रह सकते हैं, तो बाहर निकल के आते हैं और पूरा का पूरा जो पर्पज है कंटेनमेंट का, सीलिंग का, वो सारा फेल हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो दिल्ली में जो देखा गया वैसा केस इस खोड़ा के साथ ना हो। खोड़ा को थोड़ा थोड़ा भी सील कर सकते थे, किया भी गया, लेकिन शायद प्रशासन को लगा कि धारावी जैसा मामला ना हो जाए, इसलिए पूरा का पूरा ही खोड़ा सील कर दिया गया। जी, हम देखेंगे कि 10 लाख की आबादी को एक साथ सील करने की बजाय अगर जहां जहां केस हुए हैं उसके आसपास को सील किया जाए तो शायद एक बेहतर नतीजा आ सकता है। पर यह जरूर है कि प्रशासन धारावी के अनुभवों को देखते हुए जरा भी कोताही नहीं बरत सकता है। अगर खोड़ा में चीजें फैलने लगीं तो इतनी रास्ते वहां पर नहीं हैं, प्रशासन की चुनौतियां 10 गुनी बढ़ जाएंगी, तो उसे एक बेहतर रास्ता निकालना ही पड़ेगा कि क्या बेहतर है उसके पास जो मौजूदा विकल्प हैं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो राशन की बात करेंगे। इस दौर में अभी राशन की बात नहीं हुई है, मगर हमारा ध्यान है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लौटेंगे तो ब्रेक के बाद हम मुंबई से बात करेंगे। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। हमारी नजर में मिडिल क्लास की परेशानियां भी हैं। वो जिन दिक्कतों से गुजर रहा है, जिसकी सैलरी चली गई है, जिसकी नौकरी चली गई है, पर शायद इस वक्त उसने बोलने का फैसला नहीं किया है। हम इंतजार कर रहे हैं आपका कि जब भी आप बोलने का फैसला करेंगे देश की बात आपकी बात बन जाएगी। लेकिन अभिषेक, आपने जो मुंबई में राशन की दुकानों में जो देखा है उसके अनुभव को हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। क्या देखा आपने, क्या कमियां नजर आई? देखिए, मैं इस समय फिर से एक राशन की दुकान पे हूँ जिसका हाल मैंने सुबह दिखाया था, आप देख सकते हैं रवीश। और ये लाइन को दिखाने का मकसद ये है, देखिए ये वहां से शुरू हुई है और ये जो लाइन है वो यहाँ तक जारी है। और इस लाइन को दिखाने का मकसद ये है कि जो मेरा अनुभव है रवीश वो ये है कि एक नया वर्ग जो है अब सरकारी राशन चाहता है। ठीक है, ये जो जिस दुकान पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे पिछले महीने मतलब जब लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था तब 7,500 किलो तकरीबन जो अनाज है वो सरकारी राशन से कार्डधारियों को मिलता था। अब आप देखिए कि 21,000 किलो राशन अभी बटना है और ये तिगुना हो चुका है। मतलब आप देख सकते हैं कि ये तिगुनी डिमांड है। और ये डिमांड सुबह से, देखिए राशन की दुकानों जहां जहां ईमानदारी से राशन बटता है उन दुकानों पे बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं। और इसमें एक नया मिडिल क्लास जो कि कभी इन दुकानों पे नहीं आता था उसका आना शुरू हुआ है। और ये सरकार के लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि ये डिमांड कहीं और से नहीं आई है, ये अचानक से नहीं बढ़ी है। कोई इनमें से ऐसे लोग नहीं है जिनको जो जबरदस्ती सरकारी राशन चाहते हो। सरकार ने राशन का एक जो केसरी कार्डधारी हैं, जो एनपीएच कार्डधारी हैं, वो अलग अलग कार्डधारी हैं और उनको 2 रुपए और 3 रुपए के हिसाब से मिलेगा। लेकिन जिनको 8 रुपए और 10 रुपए के हिसाब से मिलना है। जी रवीश। हाँ, पर अभिषेक, हमारा सवाल है, इनको इतने घंटे क्यों लग रहे हैं और जो चीजें मिल रही हैं क्या वो पर्याप्त हैं या सिर्फ कोई एक अनाज मिल रहा है? देखिए, चावल और गेहूं बस अब मुहैया किया जा सकता है। जो हम लोगों को पता है कि अभी आप जब हम लोग लाइव की तैयारी कर रहे थे तब यहाँ पे ट्रक आया था। जो वेट है वो लंबा है। सरकारी राशन का सिस्टम इस बात के लिए तैयार ही नहीं था कि कोई नया मिडिल क्लास या जो लोअर मिडिल क्लास थे या जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग थे उनकी संख्या अचानक से इतनी बढ़ जाए, या जो लोग पहले सरकारी राशन के ऊपर निर्भर नहीं थे वो लोग यहाँ पे आने लगे। तो सिस्टम तो चरमराया हुआ है। जो आप इंतजार की बात कर रहे हैं कि सरकार अगर राशन देना भी चाहे तो
तो उसका सिस्टम तो है ही नहीं। ये 200 स्क्वायर फीट की एक दुकान है जिसके सामने मैं खड़ा हूँ। उनका कहना है कि उनके पास कुल जमा 2 लोग हैं, एक वो खुद और एक उनका साथी। अब पहले ही जो लोग 7,000 या 7,500 किलो अनाज बांटते थे या राशन देते थे लोगों को, वो अब 21,000, 28,000 या 30,000 किलो अनाज देंगे। तो उनका सिस्टम तो उतना ही था। सरकार आके यहाँ पे सामान अगर डंप कर दे, मैं आपको इस दुकान का बता सकता हूँ, आज दुकान सुबह से मैं इसको ट्रेस कर रहा हूँ। सुबह 10 बजे भी यहाँ पे इतनी भीड़ थी, 11 बजे भी इतनी भीड़ थी, 1 बजे भी भीड़ थी। और जो लोग हैं लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, इस भीड़ में शामिल हो रहे हैं। लोगों को 1.5-1.5, 2-2 घंटे इंतजार भी करना पड़ता है। जी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया। जो अभिषेक ने बात बताई है वो देश की बात के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे की नब्ज पर अभिषेक ने हाथ रख दिया है। हम नहीं जानते कि राशन की दुकानों पर किन किन लोगों का फिर से जाना शुरू हुआ है, और जो अनाज मिल रहा है, कहीं सिर्फ चावल मिल जा रहा है, कहीं सिर्फ गेहूं मिल जा रहा है, लेकिन चक्कियां बंद हैं। तो गेहूं तो ऐसे खा नहीं सकते, दांत से चबा चबा के आटा बनाने की तो कला है नहीं किसी के पास। तो क्या व्यवस्थाएं किस तरह की पैदा हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमें देश की बात में राशन की दुकानों पर विस्तार से फोकस करना ही पड़ेगा, और हम करेंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार। बड़े बड़े दावे नहीं करते। आपका नंबर मेरे पास, आपके पास होगा, मेरा नंबर अगर नहीं भी है तो मुझे गाली देने वालों के पास तो होता ही है। उनसे लेकर मुझे राशन की दुकानों के बारे में आप बता सकते हैं। जाते जाते आपको उन तस्वीरों के साथ छोड़ जा रहे हैं। आज पहली ट्रेन चली है, ये अच्छी बात है कि धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होना भी सीखे, हमें जीना भी है इसी के साथ। ये ट्रेन चली है, उम्मीद कीजिए कि सब सुरक्षित पहुंचें और संक्रमण यहीं छोड़कर पहुंचें, संक्रमण साथ लेकर ना पहुंचे। नमस्कार।